हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाला स्ट्रीम। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th के जो मॉडल सेट लॉन्च हुआ, जो बिहार सरकार लॉन्च किया, उसी का केमिस्ट्री का सेट देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला केमिस्ट्री का सेट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक, तो देखिए ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए काची है कि NaCl के रवा में एक Na प्लस कितने Cl आयनों से घिरा हुआ रहता है। यानी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा क्या चीज कि एक जो सोडियम होता है, एक सोडियम के चारों पट्टी कितने क्लोरीन घिरे हुए रहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6। देखिए एक जो सोडियम होता है उसके चारों पट्टी 6 क्लोरीन घिरा हुआ रहता है, तब NaCl बनता है। ठीक, तो देखिए पहला का उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। तो एक दिया सलाई यानी मतलब होता है क्या चीज, दिया जो सलाई होता है वो घनाकार होता है। कैसा होता है, घनाकार। तो एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है घनाकार। तो देखिए दूसरा हो जाएगा ए। ठीक, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज बोल रहा है कि एन गोलों वाले सममिति पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। एन गोलों वाली, कौन से गोलों वाली पूछ रहे, एन गोलों वाली। यानी एन मतलब बोला कि जितना भी आप नंबर ले सकते हो प्राकृतिक संख्या, तो उसमें बोला समित पैकिंग में अष्टफलकों रिक्तियां की संख्या होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एन। यानी जितना आप गोला रखिएगा संख्या, उतने उसमें अष्टफलक रिक्तियां की संख्या होती है। ठीक, तो तीसरा हो जाएगा सी। आपसे देखिए पूछा नहीं ये सब, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है क्लास 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इसमें से पूछा हुआ है कि एन गोला समित पैकिंग में अष्टफलकों रिक्तियों की संख्या होती है। तो देखिए जितना गोला रखे उतने ही उसमें अष्टफलक रिक्तियां बनती है। तो देखिए एन गोला रखे हैं तो इसलिए इसका अष्टफलकों की संख्या कितना हो जाएगी, एन। तो तीसरा हो जाएगा सी। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बोला क्या चीज, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आते। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आते। तो देखिए इसको आप लोग पढ़े हैं कि जो शॉर्ट की दोष होता है उसमें क्या होते हैं कि रावा के कण में क्या चीज, घनत्व में क्या चीज कमी आती है। तो देखिए चौथा का बी हो जाएगा, चौथा का बी शॉर्ट की दोष। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बोला पांचवा में कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन बनाता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। तो देखिए इसका हो जाएगा C6H6 और C6H5CH3। देखिए यानी जो बेंजीन आप लोग पढ़ेंगे, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है ना, और देखिए C6H5 और CH3 ये है जो आपका आदर्श विलयन है। तो पांचवा हो जाएगा आपका डी आंसर, पांचवा का डी। ठीक, बेंजीन का सूत्र देखिए C6H6 होता है ना, और C6H5CH3 जो है ये हो जाएगा आपका आदर्श विलयन। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला, 0.1 MH3PO4 बिलियन की सामान्यता क्या है। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.2N, 0.2N। तो छठा हो जाएगा सी, छठा का सी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला, किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुण धर्म निर्भर करता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा सातवां के हो जाएगा घोल की प्रकृति पर। किसी तनु के घोल जो है अनुसंख्य गुण धर्म पर निर्भर करता है। तो देखिए वो जो किसी तनु को जो घोल है ना, घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, घोल की प्रकृति पर। तो सातवां का हो जाएगा आपका ए, सातवां का ए, सातवां की आप लोग मान लीजिएगा। ठीक, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा। तो देखिए इसका भी उत्तर हो जाएगा ये आपका CaCl2 है ना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरणी दाब सबसे अधिक होता है। ठीक, तो 8 का भी हो जाएगा ए, 8 का ए, आप लोग ये मार लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए का चाहिए नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए काच बोला कि एक फराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा 1120 ml, 1120 ml। देखिए बोला काची कि 1120 ml अगर फराडे विद्युत धारा से अगर किसी अम्ल को तनु घोल को प्रवाहित किया जाए ना, यानी किसी अम्ल के तनु घोल में अगर 1120 यानी 1120 यानी 1100 नहीं 11,200 ml, 11,200 ml अगर तनु घोल में अगर किसी विद्युत धारा को आप प्रवाहित करते हैं, किसी अम्ल में 11,200 ml किसी अम्ल में अगर फराडे के विद्युत धारा को आप प्रवाहित करते हैं, तो क्या चाहिए उस पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस आयन मुक्त होता है। कौन सा गैस आयन मुक्त होता है, हाइड्रोजन। तो 9 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, 9 का डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युतीय अपघट्य घोल का मोलर चालकता है। तो 10 का देखिए आपका हो जाएगा बी, 10 का बी यानी घटता है। देखिए बोला काची क्या तनुता बढ़ाने पर किसी भी विद्युतीय अपघट्य घोल का जो मोलर चालक तो है ना, वो क्या होता है, घटता है। तो 10 का हो जाएगा आपका बी। यानी देखिए तनुता बढ़ाने पर क्या होता है कि किसी भी जो अपघट्य घोल है ना, उसका मोलर चालकता क्या होता है, घटता है। अब 11 नंबर देखिए क्वेश्चन का बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 भी है, इसका मानक अवकरण विभव होगा। यानी देखिए इसका विभव पूछ रहा है, तो विभव का सूत्र लगा कर देखिए कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11 का सी आ जाएगा, 11 का सी। तो 11 का देखिए सी हो जाएगा 0.763 वोल्ट। ठीक, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का है
कि NaCl बराबर होता है, देखिए ये काची लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी NaCl बराबर होता है किसके, तो ये देखिए आपका लिखा हुआ लेमडा इन्फिनिटी NaCl बराबर होता है, तो किसको होता है, तो 12 हो जाएगा आपका C। तो देखिए लेमडा Na प्लस लेमडा Cl माइनस के बराबर होता है, यानी देखिए ये होता है इन्फिनिटी NaCl बराबर किसका, तो लेमडा NaCl प्लस लेमडा लेमडा Na प्लस लेमडा Cl। ठीक, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी देखिए हो जाएगा द्वितीयक सेल पूछ रहा है, यानी किसमें डबल सेल होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में, किसमें होता है, लेड स्टोरेज बैटरी में, तो 13 का हो जाएगा B। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए काची पूछ रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, यानी कोई भी अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का उसका ताप पर निर्भर करता है। देखिए बताते कोई भी अभिक्रिया होता है जितने उसको तेजी से, यानी जितने उसको गर्मी में किया जाए, यानी उस पर जितना ताप दीजिए उतने ही तेजी से होगा, और जितना उसको कम ताप दीजिएगा उतना ही क्या होगा, धीरे से होगा। जैसे आप ही लोग बताते हैं कि आप लोग खाना बनाते हो तो जितना तेजी आँच करते हो उतना जल्दी खाना बनता है, जितना धीमा आँच देते हो उतना कम धीरे से, मतलब उतना ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। तो किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर, तो 14 को जाएगा A। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है, तो 15 का भी आपको हो जाएगा B आंसर, समय इनवर्स पे, किस पे इकाई, उसका इकाई कौन सी है, समय इनवर्स, क्या चाहिए, समय। बोला ना कि कोई भी अभिक्रिया उस पर क्या चीज टाइम लगता है, ठीक, और ताप लगता है, तो ये उसका हो जाएगा समय इकाई, क्या होगा, समय इकाई। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा B। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अभिकारक का आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि होगी, यानी देखिए बोला काची कि कोई अभिकारक है, अभिकारक आरंभिक सांद्रता को दुगुना कर दिया, यानी उसका जो सांद्रता यानी जो उसका कंसंट्रेशन पावर उसको हम लोग क्या कर दे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं। ठीक, तो दुगुना कर देने से क्या चीज, जो उसका अभिक्रिया का अर्ध आयु वो भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो दुगुना हो जाता है तो बताया जाता है कि कौन सा अभिक्रिया जिसका अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है, उसका अगर सांद्रण हम लोग दुगना कर देते हैं तो शून्य होगा, क्या होगा, शून्य। शून्य में आप लोग पढ़े होंगे कि शून्य जो अभिक्रिया है वो क्या होता है, उसका सांद्रण अगर आरंभ शुरू में अगर हम लोग दुगना कर देते हैं तो उसका अर्ध आयु भी क्या होता है, दुगना, तो यह अभिक्रिया कहलाएगा शून्य, तो 16 हो जाएगा A। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही, तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए निम्नलिखित में आप लोग इसका समीकरण देखे हो, ये होगा टी 1/2 अल्फा ए पर पावर ए पर डिग्री, ए डिग्री, यानी टी हाफ अल्फा ए डिग्री, टी हाफ अल्फा ए डिग्री, यानी 17 का आपका आंसर हो जाएगा C, 17 का C। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए काची वाला कि अधिशोषण वह घटना जिसमें कोई पदार्थ, अधिशोषण वह घटना जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, तो देखिए अधिशोषण में क्या होता है कि जो दूसरा पदार्थ है दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, अधिशोषण में क्या होता है, दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ क्या होता है कि अधिशोषण में दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका A। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, तो उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है, तो उत्प्रेरक देखिए काची कि प्रतिफल के साम्य सांद्रता को बढ़ाता है, यानी देखिए बताते हैं कि उत्प्रेरक है कि किसी भी चीज को अगर अभिक्रिया को तेजी करवाना ना तो उत्प्रेरक का सहारा लिया जाता है। तो उत्प्रेरक क्या चीज है कि प्रतिफल के साम्य सांद्रता को काज कर देता है, बढ़ा देता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा A। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला कि लायोफोबिक कोलॉइड का स्थायित्व का कारण होता है, लाइफोबिक कोलॉइड का स्थायित्व का कारण क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। तो देखिए लाइफोइड कोलॉइड का स्थायित्व का कारण क्या होता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं लाइफोइड कोलॉइड का स्थायित्व कारण होता है कणों का आवेशित होना, यानी देखिए कण का हो जाता है, आवेशित हो जाता है ना, तो लाइफोइड कोलॉइड का अस्थायित्व हो जाता है, क्या होता है, अस्थायित्व हो जाता है, यही उसका कारण बन जाता है। ठीक, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। 21 नंबर क्वेश्चन का बोला गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, तो देखिए गोल्ड संख्या अभी इससे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे लाइफोइड कोलॉइड से, तो उसी में देखिए हम लोग को पढ़ना था गोल्ड संख्या, तो लाइफोइड कोलॉइड से जुड़ा होता है, तो गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है, लाइफोइड कोलॉइड से, यानी 21 का A, 21 का A। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला सल्फाइड एस्को को परास सांद्रित किया जाता है, देखिए सल्फाइड एस्को को किससे सांद्रित किया जाता है, तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े, तो देखिए सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण किया जाता है, यानी सांद्रण का मतलब उससे अशुद्धियां दूर किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि, कौन सा विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से। आप लोग 10th क्लास में भली भांति पढ़े होंगे, तीसरा चैप्टर में धातु में, ठीक, और 12th क्लास में भी पढ़े। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का चाहिए निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, तो आप लोग जानते होंगे जिंक के बारे में, किसके बारे में, जिंक एक ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण बहुत मुश्किल से होता है, इसका निकालने की प्रक्रिया हम लोग को बहुत खर्चा पड़ता है, बहुत मुश्किल से होता है, तो जिंक होता है, कौन सा होता है, जिंक।
तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन का बोला कि प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए आप लोग पढ़ेंगे प्रक्षेत्र शोधन विधि में कि अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, यानी एकदम से गंदा जो धातु होता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग का चीज का उपयोग करते हैं, प्रच्छेद शोधन विधि। तो 24 का हो जाएगा बी, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला कि लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है, लोहे के निष्कर्षण में जो धातु प्राप्त होता है वह क्या चीज होता है? यानी लोहा हम लोग जब निकालते हैं ना, तो जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या चीज होता है? तो वह देखिए होता है CaSiO3, CaSiO3, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम सिल्क्वाइड, कैल्शियम सिल्क्वाइड, कैल्शियम सिल्क्वाइड, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम सिल्क्वाइड, यानी 25 का हो जाएगा आपका डी। ठीक, तो लोहा का हम लोग को निष्कर्षण में कैल्शियम सिल्क्वाइड प्राप्त होता है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? नाइट्रोजन के जो कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो अनुचुंबकीय होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा अनुचुंबकीय होता है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज? बी, NO2, NO2, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो NO2 जो होता है ना, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड है जो क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। ठीक, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, यानी फास्फोरस के कितना ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं बताइए। तो 27 नंबर के जल्दी से। तो देखिए फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्थाएं होता है जो -3 से लेकर +5 तक होता है। कितना तक होता है? -3 से लेकर +5 तक। आप लोग ऑक्सीकरण 10th क्लास में भी पढ़ोगे और अवकरण पढ़ोगे ना, तो इसी प्रकार से 12th में भी देखिए पढ़ना था। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती है? तो -3 से लेकर +5 तक होती है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? यानी कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक अम्लीय है? तो आप लोग देखो P2O5 पढ़ोगे, P2 यानी फास्फोरस ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए सबसे अधिक अम्लीय होता है। ऐसे भी आप लोग पढ़े कि धातु के जो ऑक्साइड होता है क्या होता है? धातु का ऑक्साइड होता है क्या चीज? अम्ल क्षारीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। तो देखिए फास्फोरस का चीज धातु है ना, तो सबसे ज्यादा ऑक्साइड कौन होता है? यानी जो धातु का ऑक्साइड अम्लीय है, तो देखिए फास्फोरस धातु है, तो सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय कौन होता है? तो फास्फोरस ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? फास्फोरस ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं P2O5। तो सबसे अधिक धातु का ऑक्साइड कौन अम्लीय होता है? तो P2O5। तो 28 नंबर का हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन बोला फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया करता है, यानी फॉर्मिक अम्ल है सांद्र से, यानी बोला किसके सांद्र से? यानी सांद्र मतलब किसके कॉन्सेंट्रेशन से अभिक्रिया करता है? तो फॉर्मिक अम्ल है जो किसके कॉन्सेंट्रेशन से अभिक्रिया करता है? तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो फॉर्मिक अम्ल कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्र से काज कर लेता है, अभिक्रिया कर बनाता है। ठीक, यानी देखिए फॉर्मिक अम्ल है जो कॉन्सेंट्रेशन से अभिक्रिया कर काच बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 29 को जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु होते हैं। तो देखिए सल्फर के अणु क्या होता है बताइए आप लोग जल्दी से? द्विपरमाणिक होती है, या चार आणविक होती है, या त्रिआण्विक होती है, या अष्टाण्विक होती है? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे सल्फर के जो परमाणु जो सल्फर के अणु होते हैं अष्टाण्विक होते हैं। कौन से होते हैं? अष्टाण्विक। तो 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 में बोला CU यानी कॉपर, CU मतलब कॉपर, यानी इसका देखिए परमाणु संख्या 29 है। तो बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो ये तो देखिए सिंपल सा 11th क्लास का भी टॉपिक है, 9th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का टॉपिक है। आप लोग इसको बताइए कॉपर के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जल्दी से बताइए। आप लोग पढ़ोगे ना 1s2 2s2 3s2 3 ऐसा करके पढ़ोगे ना, तो जल्दी से इसको बताइए 31 का क्या होगा? तो देखिए 31 का बी हो जाएगा। 31 का हो जाएगा बी, 3d10 और 4s1 हो जाएगा, 4s1। तो देखिए कॉपर का होगा 3d10 4s1। ठीक, अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए का है कि लेथनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। लेथनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा तो लेथनाइड वाला पढ़ेगा ना आप लोग 12th में, कि 12th में लेथनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो देखिए 32 का हो जाएगा आपका ए, 32 का ए। लेथनाइड का देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? N-2 F1 से लेकर 14 तक है, N-1 H2 P6 D10 और A1 NS2। तो देखिए आप लोग लेथनाइड में इसका सूत्र याद किए होंगे कि तो लेथनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? तो यही होता है ए। तो 32 को हो जाएगा आपका ए, 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला निम्नलिखित में कौन एबिटेनाइड नहीं है? एबिटेनाइड 33 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन एबिटेनाइड नहीं है? तो 33 का आपका हो जाएगा डी, टर्बियम। क्या होगा? टर्बियम। टर्बियम जो है एबिटेनाइड नहीं है। ठीक, तो 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबक है? आप लोग देखिए पहला चैप्टर के फिर से आ गया ठोस अवस्था का जो प्रतिचुंबक है उसमें पढ़ोगे ना आप लोग। तो देखिए बोला निम्नलिखित तो कौन प्रतिचुंबक है? 34 का, 34 को हो जाएगा काची AC, कौन हो जाएगा AC, AC मतलब स्कैडियम। तो 34 का सी हो जाएगा, 34 का सी। देखिए स्कैडियम का वैलेंसी कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। स्कैडियम का चाहिए धातु है। ठीक,
35 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है लोहा के बारे में कि Fe यानी इसका परमाणु संख्या 26 है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इसका जो Fe है जो उसका परमाणु संख्या 26 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला अयुग्मित, अयुग्मित मतलब जिसका जोड़ा नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बिना जोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसमें, तो बिना जोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितना होती है 4, तो 35 का हो जाएगा ए, 35 का ए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण, देखिए इसमें बोला ये बोले लिख के दिया आपको यौगिक का नाम K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते होंगे ठीक, 12th क्लास का सबसे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 36 का हो जाएगा, देखिए Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या है इसमें 3 होगा, क्या होगा 3 ठीक, तो 36 का हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला सभी लिंकेड होते हैं, 37 नंबर में सभी लिंकेड होते हैं, तो देखिए लेविस अम्ल, जितना भी लेविस अम्ल होते हैं सारे क्या होते हैं लिंकेड होते हैं, लिंगेंड होते हैं, क्या होते हैं लिंगेंड, तो आप लोग पढ़ोगे ना लेविस अम्ल के बारे में, तो लेविस अम्ल होते हैं सारे का होते हैं सभी लिंगेड होते हैं ठीक, तो 37 के हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए का जटिल आयन NiCN4 के होल 2 इनकी संरचना है, देखिए -2 यानी इसका वैलेंस है ठीक, जटिल आयन यानी देखिए एक आयन दिया उसका संरचना पूछ रहा है ठीक, तो ये देखिए इस आयन का संरचना का होगा, तो 38 का आपका हो जाएगा सी, 38 का सी, वर्ग तलीय, यानी देखिए ये वाली जो दिया हुआ है कि एक जटिल आयन NiCN4 ऊपर -2 दिया है बस, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो देखिए ये जो आयन बनाता है वर्ग तलीय बनाता है, कौन सा बनाता है वर्ग तलीय, तो होगा आपका 38 नंबर के आंसर सी हो जाएगा ठीक, वर्ग तलीय। 39 नंबर में बोला विटामिन B-12 में रहता है, तो विटामिन B-12 किस में रहता है जल्दी से बताइए, तो इसको ये तो आसानी है, तो इसका हो जाएगा कोबाल्ट में, कोबाल्ट में जानते हैं कि विटामिन B-12 में रहता है ठीक, तो 39 को हो जाएगा 40 के देखिए कौन है निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है, किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में देखिए CaCl4 यानी इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका देखिए इसका जो होता है शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, इसका क्या होता है शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण, तो 40 को जाएगा डी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए काचे बोला कि निम्नलिखित में कौन सा जेम डाइहेलाइड 41 में बोला निम्नलिखित में कौन सा जेम डाइहेलाइड है, तो 41 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा काची ए CH3CHBr2 CH3 यानी इसको हम लोग काचे बोलते हैं मीथेन मेथनाब्राइड, तो 41 नंबर के क्वेश्चन को हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ए CH3CHBr2 निम्नलिखित में कौन जेम हेलाइड है ठीक, तो 41 के हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए काच बोला कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफॉर्म बनता है, यानी किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, 42 नंबर पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म किससे बनता है, जिससे आदमी लोग बेहोश हो जाता है ना, देखते हैं ना आप लोग फिल्म में देखते हो कि रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डाल के सुखाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, तो किससे बना हुआ रहता है, तो आप लोग देखो इसमें पढ़े होंगे मेडिसिन उसी बारे में, तो 42 को हो जाएगा डी, 42 का डी प्रोपेन टू ऑल से बनता है ठीक, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 42 का डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए काज बोला एल्किल हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है, एल्किल हेलाइड है उसका उपयोग हम लोग किसको बनाने में करते हैं, तो 43 को हो जाएगा काची इनमें सभी को बनाने के लिए, जैसे देखिए एल्किल हेलाइड का हम लोग एल्केन बनाने के लिए करते हैं, एल्किन बनाने के लिए करते हैं, एल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, तो देखिए सब एल्किल लगा है ना, तो देखिए एल्केन एल्किल एल्कोहल देखिए सब एल लगा हुआ कि नहीं, तो इसका 43 को हो जाएगा डी, 43 का डी, यानी इस सारे में हम लोग क्या करते हैं बनाने में उपयोग करते हैं ठीक, एल्किल हेलाइड का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल का निरूपित करता है, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है, देखिए ये वाली आप सब संरचना को देखिए जो सूत्र है, जो रासायनिक सूत्र है उसको देखिए इनमें से बोला कि कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है, तो देखिए इसका का हो जाएगा 44 का हो जाएगा आपका, देखिए ये देखिए CHO देखिए डबल बॉन्ड इसमें लगा हुआ ना CHOH हो जाएगा ठीक, तो 44 का हो जाएगा बी, 44 का बी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है कि अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सम्मान है, अनाज एल्कोहल यानी अनाज एल्कोहल हम लोग किसको कहते हैं बताइए, तो जरा आप लोग पढ़े होगा ना इसके बारे में, तो देखिए 45 का आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से कमेंट में, तो देखिए एथिल अल्कोहल के बारे में, यानी जो एथिल अल्कोहल होता है वो क्या होता है अनाज एल्कोहल के नाम से फेमस है, किसके नाम से फेमस है अनाज एल्कोहल, जो देखते हैं ना आप लोग देखते होंगे गाँव देहात में कि किशमिश को सड़ा के बना देता है, या देखिए कभी कदार पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा जो चावल होता है उसी को सड़ा के बना देता है एथिल अल्कोहल ठीक, तो अनाज एल्कोहल बोलते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल, तो 45 को हो जाएगा बी, 45 का बी, 45 को हो जाएगा आपका बी, देखिए 45 का काज हो जाएगा बी। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है ग्रीनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया का निम्नलिखित में कौन एल्केन बनाता है, एल्केन बना सकता है, ग्रीनार्ड अभिकर्मक के से अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है, तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा काची ए CH3CH2OH, CH3CH2OH यानी देखिए मेथिल एथिल
हाइड्रोक्साइड, मेथिल एथिल हाइड्रोक्साइड, इसका का नाम है मेथिल एथिल हाइड्रोक्साइड। इसका देखो हम लोग पढ़ते हैं CH3CH2OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एथिल हाइड्रोक्साइड। तो यही काज करता है कि गिनराट से अभिक्रिया करके काज बनाता है, एल्केन बना देता है, काज बना देता है एल्केन। तो 46 को हो जाएगा ये। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला अभिक्रिया RCOCl प्लस H2 BaSO4 RCHO प्लस HCl को कहते हैं। यानी देखिए काचे है कि RCOCl प्लस H2 को काचे किया कि BaSO4 के मतलब BaSO4 को उपस्थिति में अभिक्रिया कराया, तो देखिए बना RCHO बन गया प्लस HCl बना, यानी देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो बताइए 47 का जो, तो 47 का देखिए इसका आप लोग कमेंट में जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, ठीक। देखिए 47 हम आप लोग पे छोड़ देते हैं, जो इसका आंसर है इसका आप लोग कमेंट बताइए। आप लोग इसके बारे में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग देखिए इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक। तो बताइए इसका कमेंट में आंसर आप लोग देखकर बता दीजिए, हम आप लोग पे छोड़ देते हैं, ठीक। जल्दी से बता दीजिए, ठीक, बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका आंसर बताइएगा जल्दी से कमेंट में। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जानते हैं कि एल्डिहाइड जब ऑक्सीकरण होता है, यानी जब उसमें ऑक्सीजन निकलता है तो काची होता है, एक अम्ल बन जाता है, काची बन जाता है अम्ल। तो 48 को हो जाएगा डी, 48 का डी। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? कैनिजारो अभिक्रिया आप लोग पढ़ोगे ना 49 में, तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है? तो एसिटेहाइलाइड, एसिटेहाइलाइड। तो देखिए 49 को हो जाएगा बी, 49 का बी, एसिटेहाइलाइड, ठीक। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए का चाहिए बोला कि यूरोट्रोपियन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? यूरोट्रोपियन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने बनता है? यानी देखिए अमोनिया के किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे कि यूरोट्रोपियन बनता है? अमोनिया के किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे यूरोट्रोपियन बने? तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड से। किससे अभिक्रिया कराएंगे? अमोनिया के जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराएंगे ना तो यूरोट्रोपियन बनता है। तो 50 को हो जाएगा बी, 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? बताइए ईस्टर का सूत्र आप लोग पढ़े ना, RCRR 10th क्लास में भी पढ़ोगे। तो देखिए ईस्टर का सूत्र कौन व्यक्त करता है? 51 का ईस्टर। देखिए ईस्टर बोला, ईस्टर का होता है ROR, ईस्टर का क्या होता है? ROR। तो देखिए वो भी क्वेश्चन जो छोड़े था आपको ROR ईस्टर वाला था ना, आर उसमें भी लगा हुआ था, तो ROR। तो देखिए निम्नलिखित में बोला कि कौन सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर का डी, ROR का हो जाएगा ROR, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में काज बोला कि फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? जो फॉर्मिक अम्ल है या फॉर्मिल्डिहाइड उसको किससे विभेद किया जाता है, यानी उसमें हम लोग किस प्रकार की पंजीकरण करें कि वो मतलब उसका विभेद हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देखिए आपका NaHCO3, यानी बेकिंग सोडा के साथ अगर हम उसको विभेद करेंगे बेकिंग सोडा की सहायता से तो क्या हो जाएगा? वो विभेद हो जाएगा, ठीक। तो 52 को हो जाएगा डी, 52 का डी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए काज बोला निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल अम्ल, सबल अम्ल निकालने को तो सबसे मजबूत अम्ल है? तो आप लोग देखिए पढ़ोगे ना, इनमें से कौन, यानी जो 4 को ऑप्शन दिया CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CHCOOH, Cl3C*COOH, तो बताइए चारों में सबसे सबल कौन है? सबल मतलब सबसे मजबूत कौन है? तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा Cl3C*COOH। देखिए जिसमें COOH लगा हुआ रहता है वो तो अम्ल होगा करता है, तो देखिए Cl3C*COOH, तो ये हो जाएगा आपका सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल यानी सबसे सबल अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो 53 को हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए काज बोला निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अबकारक है, यानी सबसे मजबूत अबकारक कौन है? 54 का देखिए, तो 54 का आपका हो जाएगा चीज, तो सबसे मजबूत अबकारक होता है आपका मिथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मिथेनोइक अम्ल, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं CH3COOH। तो मिथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, तो यही सबसे सबल अबकारक है। तो 54 को जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है? तो देखिए 55 को हो जाएगा आपका काची ए, 55 का हो जाएगा LiAlH4। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। तो 56 नंबर क्वेश्चन बताइए आंसर कौन सा होगा 56 का? देखिए सेकेंडरी अमीन देखिए ये है कि जिसमें देखिए शुरू में R लगा रहता है, लास्ट में R लगा रहता है, तो ही सेकेंडरी अमीन होता है, बीच में NH लगा हुआ रहता है। तो ये देखिए हो गया आपका 56 का डी, 56 का डी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए काज बोला मेथिल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र, मेथिल आइसोसाइनेट का आप लोग अनुसूत्र याद करके 57 नंबर की जल्दी से बताइए। देखिए 57 का काच होगा CH3CNO, आइसोसोनेट का CNO हम लोग बोलते हैं ना, तो मेथिल आइसोसोनेट का देखिए मेथिल को हो गया CH3 और आइसोसोनेट को CNO कहते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा मेथिल आइसोसोनेट का अनुसूत्र हो गया CH3CNO।
चलिए 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है, यानी किसको जलाने से क्या होता है कि प्राइमरी एमीन बनता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में किसको जलाने से प्राइमरी एमीन बनता है, जैसे नाइट्रोपैराफिन को जलाने से, या एल्किड साइनाइड को जलाने से, एमाइड जलाने से, या एल्किड आइसोसाइनाइड को जलाने से। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा काची एल्किड आइसोसाइनाइड को जलाने से क्या होता है कि हम लोग को प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। एल्किड साइनाइड को लोग जब जलाते हैं ना तो क्या चीज प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन। ठीक, अब 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण है। एमीन में बताया कि नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर क्या चीज सी, sp3। एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु को जो प्रसंकरण है sp3 होता है, क्या होता है sp3। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है, यानी सुक्रोज को जलाने से क्या चीज प्राप्त होता है, तो सिर्फ ग्लूकोज प्राप्त होता है, या ग्लूकोज एवं लैक्टोज प्राप्त होता है, या फिर बताइए ग्लूकोज एवं फैक्टोज प्राप्त होता है, या ग्लूकोज एवं लैक्टोज प्राप्त हो, ग्लूकोज एवं लैक्टोज प्राप्त होता है। तो देखिए जब हम लोग सुक्रोज को जलाते हैं ना तो ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों प्राप्त होता है। 60 को जगह सी, 60 का सी। 61 नंबर क्वेश्चन बोला स्कार्बिक अम्ल है। स्कार्बिक अम्ल बताइए किस में पाया जाता है, आप लोग इसको तो पढ़ोगे 9 क्लास में पढ़ोगे, 10 में पढ़ोगे। चाहे स्कार्बिक अम्ल है का, तो एक विटामिन है, या एक एंजाइम है, या एक प्रोटीन है, या कि अम्यूनो अम्ल है। बताइए 61 के का हो जाएगा, तो 61 के का हो जाएगा। तो देखिए स्कार्बिक अम्ल एक विटामिन, क्या चाहिए, विटामिन। ठीक, स्कार्बिक अम्ल का एक विटामिन, जिससे देखिए का होता है, इससे हम लोग को जो खुजली उजली होता है का होता है दूर हो जाता है। तो स्कार्बिक अम्ल एक विटामिन। ठीक, तो 61 को जाएगा 61 के ए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए का बोला निम्नलिखित में कौन सेल्स के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, यानी निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दिखाता है, अनुवांशिक को कौन दिखाता है, बताइए जल्दी से। आप लोग तो देखिए पढ़े होंगे 10 क्लास में कि अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो डीएन होता है, ये भी जानते हैं आप लोग। तो 62 को जाएगा बी, 62 का बी। ये देखिए बायोलॉजी का भी क्वेश्चन, बायोलॉजी में पढ़ा है, क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े कि अनुवांशिक चरित्र को कौन दर्शाता है, या अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो डीएन होता है। तो 62 को जाएगा बी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, साबुन है। साबुन क्या चाहिए बताइए, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया। बताइए साबुन क्या है, साबुन क्या चाहिए बताइए जल्दी से। तो देखिए साबुन होता है जो क्या होता है, बसा अम्लों के लवण होता है, यानी जो साबुन होता है बसा और अम्लों के काचे होता है, बसा अम्लों के लवण है। साबुन है जो बसा अम्लों के काचे लवण है। आप लोग पढ़े हो ना कि साबुन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सब का उपयोग करके बनाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये सब का चाहिए बसा अम्लों के लवण है। ठीक, तो साबुन है जो बसा अम्लों के लवण है। तो 63 का हो जाएगा, 63 को हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक, बहुलक आप लोग पढ़ेंगे सबसे मजेदार चैप्टर बहुलक। ठीक, तो बोला प्राकृतिक बहुलक कौन है, जल्दी से बताइए इसका, ये तो बता देना चाहिए। 64 का आपको क्या होगा बताइए, देखिए तो बता देते हैं। देखिए पॉलीथीन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बेकेलैंड में प्राकृतिक बहुलक नहीं, ब्यूनाइस में प्राकृतिक बहुलक नहीं, ये सब का मानवकृत बहुलक है ना। तो देखिए जो प्रोटीन है आपका का चाहिए प्राकृतिक बहुलक, तो 64 का ये हो जाएगा, 64 का ए। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सहबहुलक का उदाहरण, सहबहुलक किसे कहते हैं, देखिए आप लोग जानते हो कि सहबहुलक का उदाहरण कौन है, बताइए जल्दी से। 65 का जल्दी बताइए। देखिए तो सहबहुलक का उदाहरण नायलॉन 66 होगा, जानते हैं ना कि नायलॉन 66 होता है जो सहबहुलक होता है। ठीक, 65 को हो जाएगा बी आपका, 65 का बी। 66 बोला संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। बताइए इनमें से 4 ऑप्शन है, पॉलीथीन, पी, बीपसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, ये भी देखिए बहुलक का चैप्टर का है। तो संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या चाहिए, तो बताइए 66 के जल्दी से आप लोग बताइए। 66 का देखिए 66 का हो जाएगा चाहिए आपका नायलॉन 66, जो अभी इससे पहले 65 नंबर क्वेश्चन का उत्तर था। तो देखिए संघनन बहुलीकरण का उत्पाद से क्या बनता है, नायलॉन 66 बनता है, नायलॉन 66 बनता है। ठीक, तो 66 को हो जाएगा डी। 67 में बोला निम्नलिखित में से किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। एंटीपायरेटिक बोला, एंटीसेप्टिक नहीं बोला, देखिए एंटीपायरेटिक के रूप में बोला। तो एंटीपायरेटिक रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसका हो जाएगा काची, तो पैरासीटामोल के। देखिए पैरासीटामोल है जो एंटीपायरेटिक है ना। देखिए इस बार कोरोना में भी देखिए पैरासीटामोल काम किया, तो देखिए कोरोना बीमारी का एंटीपायरेटिक है, तो देखिए पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक में। ठीक, एंटीबायोटिक नहीं एंटीपायरेटिक है। ठीक, तो 67 को जगह 68 नंबर क्वेश्चन बोला टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग, देखिए अभी एंटीबायोटिक बता रहे थे, अभी देखिए एंटीबायोटिक का आ गया ना। तो 67 में बोला कि टाइफाइड के इलाज में किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइफाइड में आप लोग जान भी करते हो कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्लोरेफेनॉल का क्लोरएफेनिकोल का किया जाता है। तो आपका हो जाएगा काची 68 का हो जाएगा बी, 68 का बी, 68 का हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक, 68 का बी। अब देखिए 69 का आपको बताते हैं।